हेलो दोस्तों, नमस्कार। भागीरथी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है आप लोगों का। गाइस, जो नागरिक शास्त्र का पेपर है गाइस, इसमें आप देख रहे होंगे हमारे पास कुल टॉपिक है कितने 5 टॉपिक है ना टोटल। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत और विचार, दूसरे तुलनात्मक राजनीति व राजनीतिक विश्लेषण, और जो तीसरा पॉइंट है इसमें भारतीय शासन और राजनीति, और चौथा पॉइंट की बात करो तो लोक प्रशासन में इसके बारे में आज बात करूंगा आपसे। जो चौथा लोक प्रशासन, इसमें जो चौथा है इसमें लोक प्रशासन अर्थ है प्रकृति की क्षेत्र, इसमें मैं आपसे बात करूंगा। चलो गाइस, हम इससे प्रारंभ करते। जो लोक प्रशासन है इसके उद्देश्य से हम बात करते हैं। जो लोक प्रशासन सरकार का क्रियाशील एवं अत्यंत स्पष्ट अंग है, न केवल शासन के यंत्र के रूप में बल्कि समाज के कल्याण को सुरक्षित एवं सुदृढ़ करने का भी यह एक महत्वपूर्ण साधन है। जनजीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। महान उद्देश्यों को क्रियान्वित करने का एक सशक्त साधन है। प्रोफेसर वीड के शब्दों में सभ्य सरकार बल्कि सभ्यता का भी अपना भी भविष्य का इस बात पर निर्भर करता है कि सभ्य समाज के सार्वजनिक कार्यों का निपटाने के लिए हम प्रशासन के विज्ञान और दर्शन तथा व्यवहार का कहाँ तक विकसित करते हैं। लोकतंत्र के आदर्श प्रगति, समृद्धि तथा नागरिक का सुरक्षित केवल निष्पक्ष, ईमानदार तथा कुशल प्रशासन द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं। इस तरह से लोक प्रशासन समाज का एक आवश्यक अंग है और आधुनिक युग में जीवन का प्रमुख तत्व बना है। लोक प्रशासन सभ्य समाज की एक सर्वप्रथम आवश्यकता है, जिसके द्वारा ये अंतर्गत राज्य के उस स्वरूप ने जन्म लिया जिससे प्रवासी राज्य कहा जाता है। यह कहा गया एक सृजनात्मक तत्व होता है जिसका उद्देश्य है कि मानव कल्याण या आधुनिक शासन व्यवस्था को केंद्र बिंदु होने के कारण लोक प्रशासन का क्षेत्र बहुत बढ़ गया। इसी प्रगति जटिल हो गई है। इसके अलावा लोक प्रशासन के विभिन्न परिभाषाओं के कारण भी लोक प्रशासन की प्रकृति और क्षेत्र निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है। इसकी उपयोगिता यही है कि लोक प्रशासन की प्रकृति और क्षेत्र और महत्व को बारीकी से समझा जा सकता है कि इसके लिए हम लोक प्रशासन के प्रशासन से संबंधित सभी विषयों का विश्लेषण करना होगा। जिससे पहले तो हम लोक प्रशासन का अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद लोक प्रशासन संबंधित विभिन्न विचारधाराओं का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं जो आधुनिक राज्य की लोक प्रशासन बढ़ते हुए क्षेत्र के विषय में अंतर्जन करने की जो गुंजाइश नहीं है। लोक प्रशासन केवल शासन का एक यंत्र नहीं है, वरन यह सामाजिक परिवर्तन, समाज तथा सुरक्षा, आर्थिक और विकास का एक सहज अस्त्र भी है। संदर्भ में कहते हैं कि लोक प्रशासन के क्षेत्र की विशेष जो विवेचना की जाएगी वो फिर क्या होगा, लोक प्रशासन के महत्व को विशेष रूप से उजागर किया जाएगा और अंत में हमारे द्वारा सारांश दिया जाएगा कि साथ में लघु वृद्धि प्रश्न इसमें है। मैं आगे इस पर बात करता हूँ, आप चर्चा करता हूँ। जो सीधे हम बात करते हैं लोक प्रशासन। लोक प्रशासन एक क्रिया तथा अध्ययन का विषय अथवा विद्या दोनों है। एक क्रिया के रूप में लोक प्रशासन उतना ही प्राचीन है जितना कि स्वयं सामाजिक जीवन। अध्ययन के रूप में सामाजिक विज्ञानों में लोक प्रशासन अभी नया नहीं है। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इसका जन्म 1887 में वुड्रो विल्सन ने किया, जो उस समय के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक थे। इस शास्त्र के जनक माने जाते हैं। उन्होंने 1887 में एक लेख प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था प्रशासन का अध्ययन।
इसमें हम बात करेंगे जो लोक प्रशासन की जो प्रकृति, इसमें हम बात करेंगे। इसमें जो लोक प्रशासन के क्षेत्र का एक ही मार्ग है। एडमिशन शब्द लैटिनी भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन सबसे मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है व्यवस्था करना या व्यक्तियों की देखभाल करना अथवा कार्यों का व्यवस्था करना। प्रशासन एक व्यापक क्रिया है जो कि सभी समूह अथवा कार्यों के बारे में, चाहे वे सार्वजनिक हो या व्यक्तिगत, नागरिक हो या सैनिक, बड़े कार्यों हो या छोटे, सभी संबंध में लागू होते हैं। यह एक सहयोगी कार्य है जो सुनिश्चित उद्देश्यों से प्राप्ति के लिए किया जाता है, जिसका उद्देश्य के लिए किए जाने के सभी प्रकार के प्रयत्नों की तुलना में प्रशासन आधुनिक युग का ही विश्लेषण नहीं है, अपितु यह क्या है, इसकी एक झलक सभ्यता के विकास का आरंभ ही भली भांति दिखाई देने लगी। मिस्र देशों में पिरामिडों की बात करें तो इसका निर्माण आश्चर्यजनक प्रशासकीय सफलता की ओर थी, और यही बात रोमन साम्राज्य की बात करें तो व्यवस्था के बारे में यही कहा जा सकता है। प्रशासन सभी नियोजित मानवीय क्रियाओं के लिए आवश्यक है। फिकनर ने एक प्रेस से वांछित उद्देश्य प्राप्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक साधन में इसी बात करी थी, संचालन की बात कही थी उन्होंने। इसमें हम प्रशासन की परिभाषा की बात करें हम तो हम सरल तरीके से इस प्रकार कह सकते हैं कि जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो कार्य कर सकते हैं ये उन्हें प्रशासन कहते हैं, या व्यवस्था की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम हर प्रकार के संगठन अपनाते हैं, चाहे वह संगठन छोटा या गृहस्थी या संबंधी हो या सरकार या जटिल शासन प्रणाली हो। जबकि कभी भी हम जहाँ भी मनुष्य मिलकर रहते हैं वहाँ प्रशासन की समस्या उत्पन्न होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी था। मानव की एक सामाजिक प्रगतियों का सुचारू रूप से संगठन कर प्रबंधन होना आवश्यक है। अतः प्रशासन प्रत्येक मानव समूह का एक आवश्यक प्रक्रिया है जिससे सामाजिक संबंधों की एक क्या हो सकती है, तकनीकी भी कहा जा सकता है। उपयुक्त विश्लेषण यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रशासन की जो निजी भी हो सकता है और सरकारी भी हो सकता है, इसका संबंध घर, गृहस्थी, क्लब, निगम अथवा कंपनी के क्रियाकलापों से होता है। इसे निजी प्रशासन कहते हैं। लेकिन जब इसका संबंध राज्य की गतिविधियों, चाहे वह केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार की हो, तब यह लोक प्रशासन कहलाएगा। पहले लोक प्रशासन की परिभाषा क्या है, किन किन विद्वानों ने लोक प्रशासन की परिभाषा दी है देखते हैं। पहले विद्वान हुए थे जो एल.डी. वाइड। इनके कथनानुसार लोक प्रशासन में वही क्रियाएं आ जाती है जिनका प्रयोजन लोक प्रशासन की नीति को पूर्ण करना या लागू करना होता है। दूसरे वे हैं फिफनर। इनके अनुसार प्रशासन का अभिप्राय जनता का सहयोग प्राप्त करके सरकार के कार्यों का संचालन करना है। तीसरे वही है प्रोफेसर वुड्रो विल्सन। इनके शब्दों में इन्होंने लिखा जो लोक प्रशासन का जन्म तब होता है जब लोक नीति को ब्यूरोवार तथा व्यवस्थित रूप से लागू करने का चेष्टा भी की जाती। सामान्य विधि की प्रत्येक विशिष्ट क्रियान्वित प्रशासन की एक कला है। और दूसरे जो चौथे हैं लूथर गुलिक के अनुसार इन्होंने बोला जो लोक प्रशासन का जो प्रशासकीय विज्ञान का वह भाग है जिसका संबंध क्या होता है, शासन में से रहता है, और इस प्रकार प्रमुखता से इसका संबंध कार्यपालिका शाखा से होता है जहाँ सरकार का कार्य किया जाता है। यद्यपि व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से संबंधित है। समस्याओं का भी स्पष्ट रूप से शासकीय समस्या ही होती है। इन परिभाषाओं से अध्ययन करने के पश्चात हम पाते हैं कि जो दो विचारधाराएं आती है, व्यापक और संकीर्ण। व्यापक और विचारधारा के अनुसार जो लोक प्रशासन का केंद्र बिंदु होता है ये विषय वस्तु है, और संकीर्ण विचारधारा का जो संबंध प्रक्रिया विधि से होता है। प्रश्न नंबर 1 है
तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है आपके लिए, जो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन था? ऑप्शन दो आपको। फर्स्ट है स्पेंसर, दूसरा मिल, जेस मिल होते जिन्हें, तीसरा है सी कार्ल मार्क्स, मैं मार्क्स लिख दे रहा हूँ, चौथा है लूथर गुलिक। कौन हो सकता गाइस? इसमें प्रश्न आपका वैज्ञानिक समाजवाद का जनक था स्पेंसर, मिल, जैसे स्पेंसर या जेस मिल, ये कार्ल मार्क्स या लूथर गुलिक। कौन हो सकता गाइस? ये आपके कार्ल मार्क्स। जो कार्ल मार्क्स है वो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता माना जाता है। कहा जाता है कि जो कार्ल मार्क्स थे वो कभी भी वैज्ञानिक समाजवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया करते थे, किंतु उन्होंने यूटोपियन समाज की आलोचना की बात की थी, जो फ्रेडरिक एंगल्स काल के मार्क्सवाद कहा जाता है। उन्होंने अपनी बात कही थी जो पटवादी समाज, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत की वैज्ञानिक समाजवाद का नाम भी इन्होंने इसमें जोड़ा था। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं आपके, जो सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? सप्तांक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? ऑप्शन है आपके पास रूसो, दूसरा है मन्नू, तीसरा है कौटिल्य और डी है आपका चौथा गांधी। कौन सा इसका आंसर? सप्तांक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? रूसो है या मन्नू, कौटिल्य, गांधी? ये आपका कौन है? मन्नू। जो मनु स्मृति के अंतर्गत हम बात करें तो राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। फर्स्ट है आपका, मैं लिख दे रहा हूँ वहाँ पे, स्वामी, थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। दूसरा है अमात्य और तीसरा है पुर, चौथा राष्ट्र, पांचवा है कोष, छठा है दंड, सातवां है मित्र। इन्हीं 7 अंगों के कारण आचार्य मनु को सप्तांक या सप्तांक के नाम से पुकारते हैं। ये 7 राज्यों के आधार पर तत्व है। किसी को हटाने या राज्य का अंत हो जा सकता है। देखा जाए तो प्राचीन भारत में इन्हें अनेक राजनीतिक विचारों ने इन्हें राज्य के 7 अंगों में सिद्धांत के में बांटा था। इनको आचार्य मनु की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले पुराने थे और अतः इन्हें सिद्धांत का मूल प्रवर्तक माना है इन्होंने। जो सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक किसे माना गया? मनु। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 3, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। साम्राज्यवाद का या पूंजी का अंतिम चरण है। किसका कथन है? साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। ऑप्शन है आपके पास मुसोलिनी, हिटलर, तीसरा ऑप्शन लेनिन और चौथा जो डी है स्टालिन। कौन सा था गाइस? साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। ये किसने दिया था? ये दिया था आपका लेनिन ने। जो साम्राज्यवाद है ये पूंजीवाद का अंतिम चरण का नाम कथन लेनिन का दिया था। लेनिन ने इसे अपनी रचना का नाम साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण रखा और उन्होंने अपनी पुस्तक में हाइट इज टू बी डन
मैं लिख दे रहा हूँ। इनकी पुस्तक का नाम था हाउ इट इज टू बी डन। ये प्रकाशित की थी 1902 में। एक दूसरी पुस्तक भी है इनकी, द स्टेट एंड रेवल्यूशन। द स्टेट द स्टेट एंड रेवल्यूशन रिवोल्यूशन, ये प्रकाशित हुई थी 1917 में। एक तीसरी पुस्तक इनकी एप्पल्स थीसिस। एप्पल्स थीसिस ये 1917 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में किसने दिया था? राजनीति विज्ञान स्वतंत्र विज्ञान के रूप में निम्न किस विचार ने दिया था? मैं आपको देता हूँ ऑप्शन, प्लेटो, मार्क्स, हेगेल, अरस्तु। प्रश्न यह है, जो राजनीति विज्ञान स्वतंत्र विज्ञान के रूप में किसने प्रस्तुत किया? किसने बोला था कि जो राजनीति विज्ञान है वह स्वतंत्र विज्ञान के रूप में है? ऑप्शन है आपके प्लेटो, मार्क्स, हेगेल, अरस्तु। ये दिया था अरस्तु ने। अरस्तु ने बोला था कि जो राजनीति को राजनीति विज्ञान का जनक भी मानते हैं, और उन्होंने अपनी राजनीतिक विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी। कहते कि अरस्तु ने अपनी ही राजनीति विज्ञान को अन्य विषयों की विपरीतता कर दिया और स्वतंत्र विषय के रूप में इन्होंने स्थापित किया। और अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान को परम विद्या या सीधे करने के लिए साध्य की श्रेणी की तंत्र की का विचार दिया था। और बताया जाता है कि इन सब विधियों के साध्य करके राजनीतिक शास्त्र के साध्य के रूप में इन्होंने विलीन हो गए थे अरस्तु। प्रश्न नंबर देखते हैं। नेक्स्ट है, इक्वेशन है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है आपके फर्स्ट है कार्ल मार्क्स, दूसरा है प्लेटो, चौथा है आपका मिल, नहीं तीसरा था, और चौथा आपका बेंथम। किसने दिया था अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत? किसने दिया था? ये दिया था गाइस कार्ल मार्क्स ने। जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था ये कार्ल मार्क्स ने दिया था। इसका प्रतिपादन किया था इन्होंने। इस सिद्धांत के अंतर्गत हम कार्ल मार्क्स का बताया था कि किसी भी वस्तु का उत्पादन में जो लगा कुल खर्चा और बाजार में जितने दामों पर बेचा जाता है, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है ये अतिरिक्त मूल्य होता है, जिसे हम पूंजीपतियों द्वारा रखा दिया जाता है। कार्ल मार्क्स का कहना था कि जो अतिरिक्त मूल्य मजदूरी के श्रम का फल उसे मजदूरों तक देना चाहिए। इन्होंने इस पर 3 बात रखी थी अपनी, वर्ग संग्रह का सिद्धांत और इतिहास भौतिकवादी का व्याख्या और ध्वनात्मक भौतिकवाद इत्यादि इन पे बात की थी। दूसरे प्रश्न बात करते हैं हम। प्रश्न नंबर दूसरे, नॉर्मल दे दो आपको, चलिए क्या था होल्ड कर लेना। रिपब्लिक ग्रंथ की रचना किसने की? चलो ऑप्शन देता हूँ आपको। एक फर्स्ट है अरस्तु, बी है रूसो, सी है आपका प्लेटो, और डी है आपका गार्नर। किसने की थी रिपब्लिक ग्रंथ की रचना? किसने की थी? ये की थी प्लेटो ने। जो रिपब्लिक है ये प्लेटो की रचना है। इसका जो वैकल्पिक शीर्षक की न्याय मीमांसा है
और इसका जो मुख्य विवेचन विषय है न्याय सिद्धांत से बारे में बात करी थी प्लेटो ने इसकी इसमें। और पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट गार्नर की कृति इनमें, और पॉलिटिक्स अस्तु की कृति है। रिपब्लिक किसकी है ये ध्यान रखना आप, रिपब्लिक है किसकी, प्लेटो को, और पॉलिटिक्स किसकी है, अरस्तु की। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स किसकी है, ये आपकी अरस्तु की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी है, देखिए आपको ध्यान, सोशल सोशल लिखे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी बुक है ये है रूसो की। चलो नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं आपसे, ये सबसे मीन है आपके लिए। द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश है, ऑप्शन दे रहा मैं आपको। फर्स्ट है भारत, बी है चीन, सी है पुर्तगाल, डी है टर्की। कौन है गाइस, इसका आंसर आपका एक है। भारतीय शासन व्यवस्था में संघात्मक शासन व्यवस्था पर आधारित है, जिसका सर्वप्रथम विशेषता द्विसदनात्मक विधि है। ठीक है, द्विसदनात्मक व्यवस्था का है, ध्यान रहे आपको, भारत इंडिया। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम। सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा दिया तो मैंने आपको, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी है, ये आपकी किसकी है, रूसो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन दो आपको, फर्स्ट है 1960, सेकेंड है 1955, सी ऑप्शन है आपका 1975, और डी ऑप्शन 1980। जो भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम पारित किया था, कब किया था सर, ये किया था 1955 में। नेक्स्ट की बात करते हैं माँ बाप के। मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। पहले एक है भारत, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, और सी है आपके पास ब्रिटेन, और डी है आपके पास फ्रांस। अभी 4 ऑप्शन है आपके पास, एक है फर्स्ट भारत, अमेरिका, संयुक्त अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। इसमें बताना है अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है, क्या है अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है। अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। भारत तो कजा, ये आपका कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अध्यक्षात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में संयुक्त राज्य अमेरिका इस शासन प्रणाली के अंतर्गत शासन के 3 अंगों को, जैसे है फर्स्ट है इनके अंग कार्यपालिका और व्यवस्थापक और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का स्पष्ट जो विभाजन होता है, और हर अंग एक दूसरे स्वतंत्र होते हैं। यहाँ क्या शासन प्रणाली को पृथककरण सिद्धांत पर आधारित होते हैं, जिसका क्या होता है गाइस, जिसका प्रतिपादन मॉन्टेस्क्यू इसे प्रतिपादित किया था। चलो नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। एक प्रश्न दूसरा है, जो नागरिकता होती है गाइस, नागरिकता प्राप्त करने का कौन सा साधन महत्वपूर्ण होता है गाइस,
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साधन। मैं ऑप्शन दे दूँ आपको। फर्स्ट है जन्म, दूसरे शिक्षा, तीसरा धन संपत्ति हो गया पास, तो आप नागरिकता प्राप्त कर सकते, धन संपत्ति। चौथा अपना ऑप्शन है जो आपका प्रधानमंत्री से बात करके आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा है? ये जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, जन्म से आप क्या नागरिकता, जन्म के आधार पर आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जो भारतीय संविधान में जो भाग 2 है, नागरिकता के बारे में कहा गया था, प्रावधान किया गया था, और नागरिकता अधिनियम जो 1955 के तहत है, नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा या वंश परंपरा द्वारा या देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा या भूमि विस्तार द्वारा इत्यादि द्वारा क्या नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। एक प्रश्न ये महत्वपूर्ण आपके लिए है। जो कौटिल्य है, कौटिल्य का जो मंडल है, मंडल सिद्धांत बोलते इसे, किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपसे प्रशासन, दूसरा है विदेशी नीति, तीसरा ऑप्शन आपका आर्थिक नीति, आर्थिक नीति, चौथा ऑप्शन आपका न्यायिक नीति। जो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? ये आपका किस में है? विदेशी नीति। कहा जाता है कि कौटिल्य जो राजनीति के बारे में बात की थी उन्होंने, राज्यों के जो समूह या मंडल को विद्यमान इन्होंने माना, और राज्यों के एक दूसरे से प्रति व्यवहार में लाई जाने वाली जो नीतिगण वर्णन की बात कही थी कौटिल्य ने। और इस सिद्धांत में मंडल के केंद्र में ऐसा राजा होना चाहिए जो पड़ोसी राज्यों की जीत कर अपने राज्य में मिलने के लिए प्रयत्नशील रहता है। ये कौटिल्य ने बात कही थी। प्रश्न नंबर 2 की बात करें हम तो अम्बेडकर के सामाजिक और राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? ऑप्शन है आपका कानूनी न्याय, दूसरा ऑप्शन आपका आर्थिक न्याय, और तीसरा ऑप्शन आपका राजनीतिक न्याय, और चौथा ऑप्शन आपका सामाजिक न्याय। कौन सा ऑप्शन हो सकता है? जो अम्बेडकर की जो सामाजिक और राजनीतिक दर्शन का जोड़ महत्वपूर्ण किसमें बात की थी उन्होंने? कानूनी न्याय बाद में करी थी उन्होंने, या आर्थिक राज की बात की थी, या राजनीतिक न्याय, या सामाजिक न्याय? इन्होंने की थी सामाजिक न्याय की बात कही थी। अम्बेडकर ने हिंदू वर्ण व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण करने की बात की थी। इन्होंने अछूत या अस्पष्टता की प्रथा की बात नहीं की थी, अन्यथा या पर प्रकार डालते उन्होंने हिंदू धर्म के भीतर स्वर्ण बिंदु और निम्न जाति के बीच का समानता का आंदोलन चलाया था, जिसमें उन्होंने क्या कहता है मिलजुल कर पूजा पर्व मनाया, समृद्ध की प्रतिभूज में सम्मिलित बात की थी उन्होंने। दूसरे गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक क्या था? फर्स्ट है गिरी प्रवचन, और बी है हिंद स्वराज, और सी है भारत खोज, और डी है
सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। क्या हो सकता है आंसर? गांधी जी की जो आत्मकथा का शीर्षक है ये है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य के साथ मेरा प्रयोग गांधी जी का आत्मकथा है, जिसमें गांधी जी ने अपने जीवन के संघर्षों को, सफलताओं आदियों का बारे में बताया। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।